तो डियर कैंडिडेट, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अकादमी पर। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चलिए, इस पर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट चल रही है, उसी की रिगार्डिंग जो हम बात करेंगे। यार दिल्ली पुलिस तो पहले तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, लेकिन करंट अब जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। इसे एसएससी कंडक्ट कराती है। हम एक नज़र डाल लेते हैं कि दिल्ली पुलिस 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फ्यूचर क्या हो सकता है, कितनी मेहनत करनी है आपको और कितना फोकस करना है, इस पर हम बात करते हैं। तो आपके समक्ष 2016 का जो एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट थी, लेकिन 2017-18 में कंप्लीट हुई है। तो पिछले वाली भर्ती का अगर हम लास्ट कट ऑफ देखें तो वो कट ऑफ था आउट ऑफ 100, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर। अगर उनका हम कट ऑफ देखें तो सामान्य की जो मेरिट थी 77, यानी कि 77 थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। उसके बाद में यदि हम देखें तो ओबीसी की जो थी 76, ये भी नॉर्मलाइजेशन के बाद थी। एससी की जो कट ऑफ थी लास्ट वो 70 थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एसटी की मेरिट एससी से ज़्यादा थी, 74। आउट ऑफ 100 हम बात करते हैं 2020 की, तो एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है, इससे तो कम नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी। अब जब इससे कम नहीं हो सकती है तो इससे ज़्यादा ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो अब 2020 में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जब आपका एग्ज़ाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो भी पहले क्या है, कभी बार फिजिकल हो जाता है, तो फिजिकल के बाद में जब रिटन होता है तो उसकी मेरिट अपेक्षाकृत कम रहती है। परंतु इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पहले एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि बहुत ही स्टैंडर्ड के कैंडिडेट भी आपसे टकराएंगे, धुरंधरों से सामना होना है आपका। तो आप देख सकते हैं कि मेरिट यदि ये है तो इससे कम तो होने का कोई चांस नहीं है, इससे ज़्यादा ही रह सकती है, कम नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस में 2020 की। तो यहाँ गलती की बहुत न्यून संभावना है। यदि आपने गलतियाँ की तो शायद ये सपना ही रह जाएगा। चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं कि इसमें जो पैटर्न है और जो सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जीएस, जीके और जीए का टीचर हूं। नाम मेरा आसिफ खान है। चलिए हम बता देते हैं आपको कि इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें सबसे पहले तो एक आता है आपका, जिसे कहते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस होगा। उसके अलावा एक समसामयिकी यानी कि अमूमन कह सकते हैं हम करंट अफेयर है, और थोड़ा इसमें जो है हमारा कंप्यूटर भी है। यानी ये दो सेक्शन हैं, ये कवर करते हैं 50 मार्क्स को और ये कवर करता है 10 मार्क्स को। यानी कि जीएस और करंट अफेयर आपका होगा 50 और कंप्यूटर जो होगा वो 10 का होगा। इस हिसाब से यदि हम देखें तो मैं जो आपको पोर्शन कवर कराऊंगा वो कितना होगा, को 60 का होगा। पिछले एग्जाम्स का मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है मैं आपको बता दूं, और जैसा कि मेरे कई कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उसमें, तो उन्होंने बताया कि जो पैटर्न रहा, तो यदि आपने करंट अफेयर को हल्के में लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम करते क्या, अमूमन करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं, और जब हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल समीप आ जाता है तो वन लाइनर वाली कोई भी हम एक मैगजीन या बुक या किताब या स्पीडी, किसी पुस्तक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ढूंढते हैं और उसमें लग जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे रखा है, और आपको विद इन 15 डेज वो करंट अफेयर कंप्लीट करना है। ये बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि अमूमन आप रट नहीं सकते उसे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक टॉपिक ऐसा लें जिसमें हमारा करंट अफेयर, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ये सभी इन्वॉल्व हो जाए। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको मैं बात करूं कि जीके, जीएस और जीए यानी जनरल अवेयरनेस, इन तीनों की स्ट्रेटेजी और रणनीति आपकी पढ़ने की कैसी होनी चाहिए कि ये तीनों ही कवर हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है, सामान्य बुद्धिमत्ता लिखा हुआ है और जागरूकता, तो उसमें एक आर्थिकी का विषय भी आता है कि इकोनॉमिक वर्ल्ड की जो भी उथल पुथल है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि HDI,
अब HDI लिखा हुआ है, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। तो फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है, ये जो टॉपिक है ये एक है, लेकिन इन्वॉल्व भी ये 3 जगह है। ज्योग्राफी में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व है, और आपका जो है ये करंट अफेयर में भी इन्वॉल्व है, और ये कंप्यूटर में भी इन्वॉल्व है। चलिए कैसे है, मैं बिल्कुल प्रूव करता हूं आपको। अब सबसे पहले देख लें हम जीके का क्वेश्चन, अगर यहां से बनेगा तो आएगा कि ये बताइए मानव विकास सूचकांक की प्रतिवर्ष रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, या ये कॉन्सेप्ट जो है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपको बता दूं मैं, UNDP संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है, नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये UNDP द्वारा जारी की जाती है। जीके में ही पूछ लेगा कि ये बताइए कि मानव विकास सूचकांक या पहली HDI कब जारी की गई थी, तो वो तुरंत आ जाएगा 1990। डेट भी याद रखनी है आपको कि 1990 यानी 1990 में UNDP के द्वारा HDI की रिपोर्ट जारी की गई थी। क्या लगता है आपको, कोई अर्थशास्त्री या इकोनॉमिक्स तो इसके पीछे होगा, 100% होगा। बिना किसी अर्थशास्त्री के ये बहुत पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है कि जो अर्थशास्त्री उन्हें आप कभी ना भूलें। तो HDI का जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो आपके पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान के, उनका नाम था महबूब उल हक। उनका नाम है महबूब उल हक। ठीक, अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, देख लें आप, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। पूछ लेगा कि HDI का कॉन्सेप्ट या HDI यानी मानव विकास सूचकांक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी। अगर ये प्रश्न आया तो उसमें हो सकता है कि महबूब उल हक हों, अमर्त्य सेन दे देंगे, JCB केन्स दे देंगे, बहुत सारे अर्थशास्त्री के, अभी जो है अभिजीत बैनर्जी हैं, उनका नाम दे सकते हैं ये। तो कुल मिला के आप समझते हैं कि नाम दे सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट बदल भी सकता है, यहाँ पे कह देगा कि ये बताइए HDI की अवधारणा विकसित करने वाले महबूब उल हक का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत। आप देख लीजिए आप कि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो वही बात है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, ये तो क्वेश्चन किससे हो गया, जीके से। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये GS से आ जाएगा, जीके में फुल फॉर्म से भी आ जाएगा ये। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को हम करंट में, ठीक, कि करंट में यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है HDI से, तो मैं आपको बता दूं कि यहां से करंट में भी क्वेश्चन बताएगा, यानी कि जो करंट अफेयर है उससे भी प्रश्न आ जाएगा यहां पर। और वो किस प्रकार से आपसे प्रश्न करेगा कि हाल ही में UNDP द्वारा जारी HDI में भारत की रैंकिंग क्या है। अब भारत की रैंकिंग आपको पता है, इसके जो इंडेक्स हैं उनमें सुधार हुआ है थोड़ा सा। तो भारत 129 यानी 129वें स्थान पर है। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि जब भारत 129वें पे है तो कुल कितने देश होंगे, तो कुल देश हैं इसमें 189। अब जो स्वाभाविक सी बात है कि आप प्रश्न कीजिए कि कोई तो ऐसा देश होगा जो टॉप होगा और कोई ऐसा देश होगा जो लोएस्ट होगा, उस पर भी बिल्कुल क्लियर हो सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, इसमें जो टॉप नंबर पे रहा वो है नॉर्वे। अब यहां ज्योग्राफी आ गई, पूछ सकता है आपसे कि नॉर्वे की राजधानी कहां है, ओस्लो। ठीक, अब बोले कि लास्ट वाला कौन सा रहा जो 189 पे होगा। तो आपको पता है कि विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनमें सबसे ज़्यादा हालत एक ही की खराब है, और वो हालत खराब है अफ्रीका महाद्वीप की।
उसमें जितने भी देश हैं उनमें कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही भयानक कंडीशन में जी रहे हैं। उन्हीं में एक देश पड़ता है जिसका नाम है नाइजीरिया। अब आ जाइए आप। तो ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, करंट से भी रिलेटेड है। ठीक, बात यहाँ पर ये आती है कि आपको पढ़ना कैसे है। ऐसे नहीं कि करंट अलग से पढ़ रहे हैं आप, ठीक, जीके अलग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी अलग पढ़ रहे हैं, नहीं। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा कि एक ही टॉपिक को लेंगे। जितने भी दिल्ली पुलिस के सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक पर मैं कम से कम 500 पेज आपके ऐसे तैयार करूंगा जो पूरे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होंगे। एग्जाम के टाइम आपको सिर्फ उनको क्या करना है, रिवाइज करना है, और कहीं किसी बुक या मैगजीन से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप इसके ऊपर 18-20 क्वेश्चन वन लाइनर बना के याद कर सकते हैं कि HDI का फुल फॉर्म क्या है, UNDP का फुल फॉर्म क्या है, पहले प्रश्न फिर उत्तर, पहले प्रश्न फिर उत्तर। ये पुराना पैटर्न है जब पेपर ऑफलाइन होता था, अब पेपर ऑनलाइन है। बी स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट। चलिए, ये तो GS GK की बात हुई है। ध्यान देना, हो सकता है आपको प्रश्न मिल जाए। भारत 129 रैंक पे है, दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है, 2020 की अभी आई नहीं है, और 2020 की जब आएगी तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। चलिए, बात हो गई है GK GS और कंप्यूटर की। इसके बाद में हम बात करते हैं आपसे कि गणित और रीजनिंग यानी मैथ और तर्क, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस होंगे उनका मोड क्या होगा। तो जिस चैनल पे आप हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि वो अपने आप में बहुत बड़े मैथ के जो है ब्रांड हैं, और दिल्ली NCR में शायद ही मुझे लगता है दिल्ली पुलिस का कोई ऐसा थाना होगा जहाँ पे हम भारत सर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ना हो। तो मोस्ट वेलकम, मैं भारत सर को बुला रहा हूँ कि वो आएंगे और आपको मैथ का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको आसिफ सर ने बताया GS के बारे में, GS की तैयारी किस तरीके से करनी है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है रणनीति कैसे बनानी है। जब तक आप रणनीति नहीं बनाओगे तो चाहे आप कितना भी ज्ञान लेके बैठे हो, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। GS के बारे में आसिफ सर ने बताया, मैं आपको बताता हूँ मैथ और रीजनिंग के बारे में। देखो, मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है आपके दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में, रीजनिंग दो तरह की होती है। रीजनिंग एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जिसे हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें एक लैंग्वेज होती है, उसे बोलते हैं वर्बल। नॉन वर्बल कौन सी होती है? जो आकृति वाली होती है, फिगर, जैसे वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इस टाइप की जितनी भी इमेज वाली जो भी रीजनिंग होती है उसे बोलते हैं हम नॉन वर्बल, अभाषिक। इसे बोल नहीं सकते, केवल इसे देख सकते हैं, और देखकर फिगर काउंटिंग करने होंगे, या अगर ट्रांसपेरेंट वाले होंगे या मिरर इमेज होगी तो उसी को देख के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये तो रीजनिंग की बात हो गई। मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ भी दो तरीके का आता है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। एक तो अंक गणित, अंक गणित मतलब अर्थमेटिक आता है। उसके अलावा आंकड़े विश्लेषण मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंक गणित में जैसे HCF LCM हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी सारे टॉपिक हैं वो आपके अंक गणित में आते हैं। आंकड़े विश्लेषण में कौन से आते हैं? जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम हो गया, तो इस टाइप के जितने भी होते हैं वो DI में आते हैं। अब यहां पर मैथ या रीजनिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो अगर आप बेसिक प्रोसेस से करते हैं या आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है पहले से ही और जाओगे इक्वेशन बनाओगे इसकी, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ होता क्या है कि वो मैथ रीजनिंग में ही सारा टाइम खराब कर देते हैं। अक्सर सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण यही है कि टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। टाइम मैनेजमेंट सही करने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस पहले से की हो, आपको शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो, उसके अलावा लॉजिक मालूम हो। देखो, एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से 60% क्वेश्चन तो ओरली हो जाते हैं। ओरली करने के लिए लॉजिक बहुत जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से करना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन मैथ का आ जाता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे आ गया यहां पर 1793 गुना 1795 प्लस A, इस तरीके से क्वेश्चन है। और उसने कहा कि यदि ये जो संख्या है पूरी, ये एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर,
मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे आ गया 16, तो 16 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितना होता है 4 होता है। जैसे आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 5। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं अपने आप में, मतलब जिनका स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए, वर्गमूल अगर निकाला जाए, वो दशमलव में नहीं आना चाहिए। अब यहां पर तो इस तरीके से एक संख्या दे रखी है, ये 4-4 अंकों की संख्या हो सकता है, 6-6 अंकों की हो, 8-8 अंकों की हो। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसने यहां पर बोल दिया कि ये 1793 गुणा 1795 प्लस ए एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, और बोल देगा कि ए का मान बताओ। अब अगर इसे इक्वेशन बना के या बिना इक्वेशन के भी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके तब चेक करोगे कि कितना जोड़ने की अभी जरूरत है, तो उसमें एक तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका टाइम बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं बताता हूं, कुछ नहीं करना है। देखो 1793 ई ऑड नंबर है, इसके बाद जो ऑड नंबर आता है वो आता है 1795। कुछ नहीं करना, इन्हें खत्म कर दो। एक तो 3 बचा, एक 5 बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 15, 15। 15 में कितना जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 16, और कि ये परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में, तो कितना जोड़ा गया था, ऐड कितना किया था हमने, 1 ही तो ऐड किया था, बस इसकी वैल्यू यही है। तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सही सॉल्व करने हैं। देखो एग्जाम अब की बार कंप्यूटर पर होना है, तो इसलिए गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कंप्यूटर पर एग्जाम ही नहीं दिया है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आप लोगों को। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक ऐप हम लोग अपनी कोचिंग के नाम से ऐप डेवलप कर रहे हैं, जिस पर क्लास चलाएंगे जो पेड होंगी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हों, देखो वीडियो यूट्यूब पर भी आएंगी, लेकिन वो पूरी नहीं आएंगी, कुछ पूरी भी आएंगी, सब तरीके से होंगी, लेकिन जो पूरा एक कोर्स चलाया जाएगा, स्पेशल कोर्स, वो हमारे ऐप पर चलेगा। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हों, जो इस कोर्स को करना चाहें और अपनी एक वैकेंसी फिक्स करना चाहें दिल्ली पुलिस एग्जाम में, तो उन लोगों के लिए मैं एक नंबर लिख रहा हूं 9711541110। ये नंबर है, ये व्हाट्सएप पर भी है और ये टेलीग्राम पर भी है, इन दोनों पर है। तो इनमें से किसी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो कॉल ना करें, केवल मैसेज। मैसेज में क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, एक तो नाम लिखोगे, इसके अलावा एक प्लेस लिखोगे, आप कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से कैंडिडेट है, जो भी है, ये दोनों चीज़ें आपको लिखकर उस पर भेजनी है। मैसेज भेज देना, हम एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा जो भी प्रोसेस होगा वो आपको हम लोग खुद से कांटेक्ट करेंगे। जो आपका नंबर होगा, जिस नंबर से आप मैसेज करोगे उसी नंबर पर। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, यूट्यूब पर भी। और उसके अलावा जो हमारा ऐप होगा वो हम लोग बता देंगे, कौन सा ऐप है, आपको एंड्रॉयड ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, किस नाम से होगा, सारी चीज़ें, उसके लिंक हम लोग आपको भेज देंगे। तो आप सबसे पहले नाम और प्लेस लिखकर भेजो। उसके अलावा हम लिंक ग्रुप में ही डाल देंगे, आपका ग्रुप में ऐड करने के बाद। ठीक है, ओके, मिलते हैं, थैंक यू।